हेलो फ्रेंड्स, गाइडर्स यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार वेलकम है। मैथ में सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक हम लोगों ने देखा था, 3 वीडियो में उसको कवर करा था हमने टॉपिक को। कुछ बच्चों का डिमांड था कि रीजनिंग में कैलेंडर का वीडियो हम बनाएं, तो उन बच्चों के डिमांड्स को पूरा करते हुए आज हमने कैलेंडर का वीडियो हम बना रहे हैं। आपको भी यदि किसी टॉपिक की ज़रूरत है, कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है कि जिसकी बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। निश्चित तौर पे आपके जो भी प्रॉब्लम्स या जिस टॉपिक की ज़रूरत होगी उस टॉपिक को हम पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको इस महामारी के दौर में आप घर में कैद हैं, इसके लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। राष्ट्र की सेवा के तहत हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके घर तक स्टडी को प्रोवाइड कराएं। इसी क्रम में हमने ये क्लासेस शुरू करा था। आप लोगों का स्नेह और प्यार इसी तरह बना रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा वीडियो को प्रमोट करेंगे, हम उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हर क्लासेस की बेस्ट से बेस्ट हर टॉपिक का वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर आज का हमारा टॉपिक है। कैलेंडर सबसे पहले दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करते हैं कैलेंडर क्या है। तो कैलेंडर दिन, महीना और वर्ष के बीच आपसी संबंध को प्रदर्शित करने की एक विधि है। इस विधि के द्वारा दिन, महीने, वर्ष में जो आपसी संबंध होता है उसको दिखाया जाता है। जो हम नेशनल कैलेंडर की बात करें, हमारे पंचांग जो शक संवत और विक्रम संवत को सम्मिलित रूप में लेके चलता है, तो आप पहले ही दिमाग में सेट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे उस कैलेंडर की बात नहीं करने जा रहे हैं। हम जिस कैलेंडर की बात करने जा रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसको पॉप ग्रेगरी ने इंट्रोड्यूस किया था। पॉप ग्रेगरी ने जीसस क्राइस्ट की जन्मतिथि को 1 जनवरी सन 1 निश्चित करते हुए उसी दिन से कैलेंडर को प्रारंभ किया, और इसके अंतर्गत इन्होंने वर्ष हेतु 365 दिन तय किए। पूरे वर्ष में 12 महीने तय किए। उन महीनों का नाम क्रमशः जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है। सबसे पहले इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को चालू करने वाले जूलियन सीजर आप नोट कर लीजिएगा। जूलियन सीजर ने सबसे पहले इस पॉप ग्रेगरी के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड ग्रेगोरियन कैलेंडर को अप्लाई किया था। हालांकि इसका एक इतिहास है कि जूलियन सीजर के वहाँ अपना एक कैलेंडर पहले से चल रहा था, लेकिन उस कैलेंडर में जो हमारा एक सौर वर्ष होता है, जो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड का होता है, उसमें जूलियन सीजर के कैलेंडर को 365 दिन का वर्ष मान के चला जा रहा था, और हर वर्ष 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड की एक दोष उत्पन्न हो रही थी कैलेंडर में। लेकिन जब ग्रेगोरियन कैलेंडर आया और इस दोष को दूर करने के बाद ग्रेगोरियन महोदय ने इंट्रोड्यूस किया, तो सबसे पहले इस कैलेंडर को अडॉप्ट करने वाली जूलियन सीजर थे। 1752 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ, और आज भी मौजूदा स्थिति में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे व्यवहारिक, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो लगभग हर देशों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तो अब इसमें हम इसी के तहत इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब इस कैलेंडर में कुछ मूलभूत चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो जूलियन सीजर के कैलेंडर में दोष था, वो दोष क्यों था, उस दोष को ग्रेगोरियन महोदय ने किस प्रकार दूर किया, कहाँ एडजस्ट किया, ये चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है
कि एक वर्ष जो होता है, एक सौर वर्ष यानी पृथ्वी सूर्य की जो एक परिक्रमा करती है उसको पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड लगते हैं। ये टाइम लगता है। लेकिन अमूमन क्या होता है कि 365 दिन का वर्ष मान के हम कंटिन्यू कर लेते हैं और ये 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड लगभग जो होता है 6 घंटे के बराबर होता है और ये 6 घंटा हम हर वर्ष छोड़ते जाते हैं। ग्रेगोरियन महोदय ने क्या करा, इस 6 घंटे को जब हर चौथे वर्ष एडजस्ट करने का काम शुरू किया और इसीलिए हर चौथा वर्ष यानी वह वर्ष जो 4 से भाग देने पे कट जाए उस वर्ष को उन्होंने नाम दिया लीप ईयर, अधिवर्ष, और उस वर्ष में एक दिन को एडजस्ट किया और इस प्रकार बना साधारण वर्ष। इस 365 को जब लिया तो इसको माना उन्होंने साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन, और जब चौथे वर्ष में इस एक दिन को एडजस्ट किया तो इन्होंने माना अधिवर्ष लीप ईयर जिसमें 366 दिन, और इसमें जो एक दिन उन्होंने एडजस्ट किया वो फरवरी में एडजस्ट किया और इसमें फरवरी बनाया उन्होंने 29 दिन का। ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। उन्होंने जो एक दिन एडजस्ट किया 6 घंटे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 24 घंटे, 24 घंटे मतलब एक दिन, और उस एक दिन को उन्होंने चौथे वर्ष फरवरी में जाकर एडजस्ट किया और फरवरी बनाया 29 दिन का। किंतु दोस्तों अगर आप देखिए तो ये 6 घंटा लगभग हो रहा है, एक्यूरेट नहीं हो रहा है। यानी इसमें जब आप 6 घंटा बना रहे हैं इस 6 घंटे में लगभग 11 मिनट आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब ये जो 11 मिनट की फॉल्स है ये भी कैलेंडर में दोष उत्पन्न कर रहा था, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस 11 मिनट की जो समय था वो 100वें वर्ष में जाके एडजस्ट करने का काम किया। यानी जो 11 मिनट हम एक्स्ट्रा लेते जा रहे हैं वो 100 वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, और जब 100 दिन में एक्स्ट्रा हो जाता है एक दिन तो उन्होंने शताब्दी वर्ष को शताब्दी वर्ष के फरवरी को 28 दिन का रखा, यानी 100वां वर्ष, ऐसे कहिए 100वें वर्ष के फरवरी को उन्होंने 28 दिन का रखा। इट मीन्स आप यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं कि शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होता है, लेकिन पुनः शताब्दी वर्ष में एक दोष उत्पन्न होता है। जो 11 मिनट हम 100वें वर्ष तक जाते हैं तो एक दिन एक्यूरेट 24 घंटा नहीं होता है, 24 घंटा से कुछ ज़्यादा होता है, सॉरी कुछ कम होता है, और वो 400 वर्ष में जाके पूरा एक दिन बनता है, और 400वें वर्ष में 400वें वर्ष के फरवरी को पुनः इन्होंने 29 दिन का किया। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए क्लियर हो रहा है। साधारण वर्ष 365 दिन का, अधिवर्ष 366 दिन का, 100वां वर्ष का फरवरी 28 दिन, मतलब 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता है, 400वां वर्ष लीप ईयर होता है, उसका फरवरी 29 दिन का होता है। यहीं से हम इसको दूसरे रूपों में अगर हम कहना चाहें तो दूसरे रूपों में आप ऐसे समझ सकते हैं। चूँकि देखिए हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हम रटने की प्रवृत्ति पे ध्यान नहीं देंगे, हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, और मैं आपको पूरा भरोसा दिला रहा हूँ कि मैं जो भी चीज़ लिखूँगा उसके पीछे रीजन बताऊँगा क्यों, और आपको वही रीजन जानना है और वही रीजन आपको दिमाग में बैठा लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो रटने से पूरी बच जाएंगे। चलिए
अभी हमने आपको रीजन बताया, इसको कंसेप्चुअल तौर में देखा जाए तो शताब्दी वर्ष यदि 400 से भाग देने पर विभाजित हो तो अधिवर्ष होता है। यदि वर्ष, पहला कॉन्सेप्ट है, यदि वर्ष शताब्दी वर्ष न हो तो 4 से भाग देकर चेक करते हैं, और यदि कट जाए, यदि पूरी विभाजित हो जाए तो वर्ष अधिवर्ष होगा। बस ये दो कंसेप्ट। यदि शताब्दी वर्ष नहीं है तो 4 से भाग दीजिए, पूरा कटता है तो अधिवर्ष होगा, पूरा नहीं कटता है तो अधिवर्ष नहीं होगा। शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग दीजिए, पूरा कटता है तो अधिवर्ष होगा, नहीं कटता है तो अधिवर्ष नहीं होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास में। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपको कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है? पहला क्वेश्चन। ऑप्शन बना रहे हैं, कौन सा वर्ष। अब इसमें से आपको बताना, ऑप्शन ए है 1996, बी है 1781, सी है 1674, डी है 1892। सुन लेते हैं 1200, ई है 1400। अब देखिए, इसमें आप देखिए हमने शताब्दी वर्ष है या नहीं है ये भी यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम। ये देखिए 00 नहीं है, शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष का मतलब जो सैकड़े में हो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 1100, 1200, 1300, 1400 ऐसे वर्ष शताब्दी वर्ष होते हैं। अन्यथा जो इस तरह के वर्ष जो दहाई में होते हैं, दहाई इकाई में होते हैं, दहाई इकाई के प्लेस पे कोई अंक होता है तो वो शताब्दी वर्ष नहीं होते हैं। देखिए 1996, 4 से भाग देकर चेक करेंगे। 4 चौक 16, 3 39, 4 9 36, 3 36, 4 9 36, ये कट रहा है इसलिए ये लीप ईयर होगा। 1781, 4 चौक 16, 3 38, 4 9 36, 2 21, 4 25 नहीं कट रहा है, लीप ईयर नहीं होगा। 4 से भाग देकर चेक किया, कट गया तो लीप ईयर था। 4 से भाग देकर चेक किया, नहीं कटा तो लीप ईयर नहीं था। 4 से भाग देना, 4 चौक 16, 4 1 4, 3 34, 4 बटे 32 नहीं कट रहा है, लीप ईयर नहीं होगा। अब दोस्तों ये शताब्दी वर्ष है तो इसमें 4 से भाग नहीं देंगे, 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे, कटेगा, इसलिए लीप ईयर है। ये भी शताब्दी वर्ष है। अब देखिए शताब्दी वर्ष 4 से कटता है लेकिन फिर भी लीप ईयर नहीं होता है, क्योंकि शताब्दी वर्ष में 4 से नहीं 400 से भाग देकर चेक करना होता है। तो 400 से भाग देंगे, नहीं कटेगा, इसलिए लीप ईयर नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जो हमारा ये कैलेंडर है, इस कैलेंडर का पूरा क्वेश्चन हम विषम दिनों पे आधारित हल करेंगे। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं आपके विषम दिन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। विषम दिन क्या होता है? तो आपको पता है वर्ष और महीने का डिवाइडेशन तो हुआ है, लेकिन साथ साथ में एक सप्ताह का भी विभाजन हुआ है महीने में। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और जो दिन सप्ताह के साइकिल में शामिल नहीं हो पाते हैं, ऐसे दिन को हम विषम दिन कहते हैं। जैसे अगर हम कहें 15 दिन, तो 15 दिन को आप लिखेंगे 2 सप्ताह प्लस 1 दिन। निश्चित तौर पे मित्रों, ये जो एक दिन था वो इस सप्ताह में शामिल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हम इस एक दिन को ही क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं, ऑड डे। इसी को हम विषम दिन बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट विषम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इसमें शामिल नहीं हो पाता है। अब विषम दिन ज्ञात करने के लिए आपके पास सीधा ट्रिक ये होता है कि जितना भी दिन दिया हो उसमें हम देते हैं 7 से भाग। देखिए 15 दिन दिया हुआ था, देंगे 7 से भाग, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचा। यानी जो रिमाइंडर होता है, 7 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही विषम दिन होता है, और जो भागफल होता है वो सप्ताह बनता है। तो हमें सप्ताह से कोई मतलब नहीं है। विषम दिन जब हम निकालते हैं तो हमें रिमाइंडर से मतलब होता है, शेषफल से मतलब होता है, शेषफल ही हमारा विषम दिन होता है। क्लियर हुआ है? एक चीज और हम बताना चाहेंगे आपको, विषम दिनों की संख्या कभी 7 से अधिक नहीं हो सकती। विषम दिनों की संख्या कभी 7 से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए जब भी विषम दिनों की संख्या 7 से अधिक आए तो आप वहीं पे 7 से डिवाइड देके रिड्यूस कर लीजिए। रिमाइंडर जो बचेगा वही आपका एग्जैक्ट विषम होगा, वही लेके चलना है आपको, राइट? अब चलिए थोड़ा सा अब हम लोग विषम दिन निकालते हैं। जो महीने अपने हैं उन महीनों में आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 30 डेज के होते हैं, कुछ मंथ ऐसे होते हैं जो 31 डेज के होते हैं। तो कौन कौन से महीना 31 का है, कौन 30 का है, ये आपको याद होना चाहिए। आपको एक तरीका पता है, आप गिनते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जब आप इस पे गिनते हैं तो आपको तरीका ये पता है, जो ऊपर आता है वो 31 डेज का होता है, जो नीचे आता है वो 30 का होता है। एक्सेप्शनल फरवरी होता है। फरवरी भले ही नीचे आता है लेकिन फरवरी डिसाइडेड है कि 28 एंड 29 डेज का ही होता है। तो ये आपका हो गया। लेकिन ये चीज़ें आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो हर चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मैं आपको इतना बता दूं कि पूरे 12 महीने में 4 महीने ऐसे हैं जो 30 डेज के होते हैं, 7 मंथ ऐसे हैं जो 31 डेज के होते हैं, और फरवरी 28 और 29 का होता है। वो 4 महीने कौन कौन से हैं? सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। एक राइमिंग बनेगा 30 दिन का, सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। आपको याद रखना है राइमिंग, 30 दिन का महीना, सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। ये 4 महीने ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं। इनमें जो दिनों की संख्या होती है वो 30 होती है। और हम आपसे कहें कि इन महीनों में
कितने विषम दिन होंगे, तो आप क्या बताएंगे, इनमें देंगे 7 से भाग, रिमाइंडर आएगा 2 और यही होगा विषम दिन। यानी ये आपको बस ध्यान रखना है, सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, इन 4 महीनों में 2 विषम दिन होते हैं। इसके बाद जो बचता है जनवरी, फरवरी छोड़िए मार्च, अप्रैल छोड़िए मई, जून छोड़िए जुलाई, अगस्त, सितंबर छोड़िए अक्टूबर और नवंबर छोड़िए दिसंबर। ये जो महीने होते हैं इनमें दिन होते हैं 31 दिन होते हैं, डे होते हैं, और इनमें विषम दिन निकालेंगे 7 से भाग देकर, तो रिमाइंडर आएगा 3 और यही होगा विषम दिन। यानी जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में 3 विषम दिन होते हैं। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इनको याद रखिए और फरवरी याद रखिए, इनके बाद जो भी मंथ बचेगा वो 3 विषम दिन देगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फरवरी की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फरवरी यदि साधारण होगा तो विषम दिनों की संख्या 0 मिलेगी, और यदि अधिवर्ष होगा तो विषम दिनों की संख्या 1 मिलेगी। अब आपको मैं दिखा रहा हूं इस विषम दिनों का रोल क्या है, कैसे हम हल करते हैं क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं। जैसे अगर हम कहें यदि आज मंगलवार है तो आज के 18 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है 7 डेज का साइकिल चलता है और हर दिन 7 दिन के बाद रिपीट करती है। आज मंगलवार है तो आज के 7 दिन बाद भी मंगलवार होगा, उसके 7 दिन बाद भी मंगलवार होगा। इट मीन्स 7 डेज का जो साइकिल होता है, इस साइकिल के बाद हमेशा दिन रिपीट करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इस 18 दिन की बात करें, इस 18 दिन में 2 साइकिल पूरा होगा, और जब 2 साइकिल पूरा हो जाएगा 14 दिन में, जब 14 दिन का 7-7 दिन का 2 साइकिल 14 दिन का पूरा होगा, तो 14 दिन के बाद दिन वही आएगा मंगलवार। लेकिन हमें 18 दिन के बाद पूछना है, तो 14 दिन के बाद तो मंगलवार आ गया, 4 दिन और आगे बढ़ जाएंगे। ये तो व्यवहारिक पक्ष रहा। लेकिन हम इसे ऑड डे के कॉन्सेप्ट पे हल करते हैं, तो इस 18 दिन में 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर नोट करते हैं जो आता है 4, और ये होता है हमारा विषम दिन। मित्रों, जो ये विषम दिन आया 4, आप इस मंगलवार से 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे। 4 दिन आगे जाएंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। हमारा जो दिन होगा वो होगा मंगलवार प्लस 4 दिन जब जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें शनिवार। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे आपसे कहा गया यदि आज बृहस्पतिवार है, यदि आज बृहस्पतिवार है तो आज से 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हमने बताया, देखिए 7 दिन आगे जाइए या 7 दिन पीछे जाइए, दिन वही मिलेगा। बृहस्पतिवार से 7 दिन आगे जाएंगे, बृहस्पतिवार 7 दिन पुनः आगे जाएंगे, बृहस्पतिवार 7 दिन पुनः आगे जाएंगे, तो बृहस्पतिवार 7 के दिन पूरा होता है 21, यानी हमारा 21 दिन के बाद जो दिन आएगा वो बृहस्पतिवार आएगा। आप विषम दिनों से हल करेंगे तो 21 में 7 से भाग देंगे
रिमाइंडर 0 बचेगा और यही होगा हमारा विषम दिन। और जब आप बृहस्पतिवार में 0 दिन ऐड करेंगे तो मिलेगा बृहस्पतिवार। ठीक है, ये रहा हमारा। चलिए कुछ और हम देखते हैं आगे, थोड़ा सा हम और देखते हैं आगे। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एक मंथ में कितने दिन ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको एक कैलेंडर बनाएंगे और कैलेंडर बना के हम चेक करेंगे कि कौन से दिन कितनी बार रिपीट करते हैं। तो देखिए, ये हमने एक कैलेंडर बनाया है। ये किसी पार्टिकुलर मंथ का भी नहीं है, किसी पार्टिकुलर वर्ष का भी नहीं है, बस एक डेमो कैलेंडर है। हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बनता है कई बार कि 30 दिन के मंथ में कितने दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। 31 दिन के मंथ में कितने दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। तो आप देखिए 7 का साइकिल होता है, अगर वो 30 का भी हो या 31 का हो, महीना 30 या 31 का हो, सप्ताह उसमें बनते हैं 4। महीना कितने भी दिन का हो, सप्ताह बनते हैं 4। यानी चाहे महीना कितने भी दिन का हो, हर दिन 4 बार जरूर आते हैं। लेकिन यदि महीना 30 का है तो देखिए 4 बार, ये 4 बार, ये संडे का जो दिन है ये 5 बार आया और ये 5 बार आया। 30 दिन के महीने में अगर 31 यहाँ हटा दें, अगर ये मंथ 30 दिन का लें तो इसमें 2 ऐसे दिन हैं जो 5 बार आ रहे हैं। यानी जिस दिन से महीने का प्रारंभ होता है वो और उसकी अगले वाला जो दिन होता है, ये दोनों 5 बार रिपीट करते हैं। अगर महीना 31 का है तो 3 ऐसे दिन होंगे जो 5 बार आएंगे। कौन कौन से होंगे? जिससे महीना स्टार्ट हो रहा है वो, उससे आगे वाला और उसके आगे वाला। देखिए महीना संडे से स्टार्ट किए तो संडे 30 दिन का हो या 31 दिन का हो, दोनों 5 बार आ रहा है। मंडे 5 बार आ रहा है, लेकिन ट्यूसडे 5 बार तभी आएगा जब वर्ष महीना होगा 31 का। यानी 30 दिन के महीने में 2 दिन 5 बार आते हैं, 31 दिन के महीने में 3 दिन ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं। अब यहीं पे दोस्तों हम एक काम और करेंगे। पूछता है कि किन 2 महीनों का कैलेंडर सेम होता है, किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होता है। सॉरी, किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होता है, ये आपसे पूछता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम हुई थी, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि जिससे महीना स्टार्ट होता है वो और उससे अगला वाला दिन। 30 दिन के महीने में 2 ऐसे दिन होते हैं जो 5 बार आते हैं और 31 दिन के महीने में 3 दिन ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि किन 2 महीनों का कैलेंडर सेम होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए ये जनवरी का कैलेंडर है तो जनवरी का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, किस महीने में? तो देखिए ये विषम दिनों पर ही आधारित होता है। जैसे अगर जनवरी 1 को संडे है तो जिस महीने की 1 तारीख को संडे होगा वो महीने का कैलेंडर रिपीट करेगा। और 1 तारीख को संडे कब होगा? जब विषम दिनों की संख्या 0 मिलेगी। जैसे जनवरी में देखिए यहाँ पे जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं। फरवरी में अगर साधारण वर्ष है तो 0 विषम दिन। मार्च में 3 विषम दिन। अप्रैल में 2 विषम दिन, 3 3 6 2 8 आया। मई में 3 3 3 6 2 8 3 11। जून में 2 3 3 6 2 8 3 11 2 13। जुलाई में 3 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16।
अगस्त में 3 और सितंबर में 2। देखिए 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 2 21। अगर सितंबर तक 21 विषम दिन मिल रहा है, 7 से भाग देंगे विषम दिन 0 आएगा, तो कह सकते हैं कि सितंबर के बाद जो महीना स्टार्ट होगा अक्टूबर, यानी एक को संडे है और एक को संडे है, जनवरी 1 को संडे है, तो 1 अक्टूबर को भी संडे होगा। क्योंकि अगर हम 1 जनवरी से मंथ वाइज विषम दिन कैलकुलेट कर रहे हैं तो सितंबर तक जाते जाते 21 विषम दिन मिल रहा है, और उसको जब हम भाग देकर रिड्यूस कर रहे हैं तो विषम दिनों की एग्जैक्ट संख्या 0 आ रही है। यानी जब 0 आ गई और संडे में जब 0 जोड़ेंगे तो संडे आएगा, और इसलिए जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर रिपीट करेगा। आप पुनः यहां देख सकते हैं, अप्रैल उठाइए, 2 3 5 2 7, देखिए विषम दिन 0 हो गया, यानी अप्रैल का कैलेंडर कहां रिपीट करेगा? जुलाई में रिपीट करेगा। अप्रैल का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? जुलाई में रिपीट करेगा। अप्रैल और जुलाई ये दोनों कैलेंडर रिपीट करेंगे। अब देखिए मार्च से उठाते हैं, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 और 16 2 18 और अक्टूबर में 3, तो 18 3 21। इट मीन्स क्या है कि मार्च का कैलेंडर नवंबर में जाकर रिपीट करेगा, और इसी प्रकार सितंबर का कैलेंडर दिसंबर में जाकर रिपीट करेगा। आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। आप विषम दिन ले लीजिएगा, किसी भी एक महीने से उठा के जाइएगा जहां विषम दिन 0 मिले, उसके बाद वाला मंथ का कैलेंडर रिपीट कर जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और भी थोड़ा सा। ये तो हो गया मंथ का कैलेंडर रिपीट कब करता है। इसके आगे हम देखेंगे कि वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट करता है। वर्ष का कैलेंडर कैसे हम रिपीट कराते हैं। वर्ष का कैलेंडर वर्ष की पुनरावृत्ति कब होती है। कैलेंडर वर्ष की पुनरावृत्ति कब होती है, देखिए एक तो जान जाइए कि अधिवर्ष का कैलेंडर, होल ईयर कैलेंडर, पूरे वर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष में जाकर रिपीट करती है, और साधारण वर्ष का पूरे वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट करेगा। अधिवर्ष, अगर देखिए अधिवर्ष टू साधारण वर्ष है, तो अधिवर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में जब हम रिपीट कराएंगे तो फरवरी तक ही रिपीट करेगा। फरवरी तक, फरवरी के आगे कैलेंडर रिपीट नहीं करता। उसका रीजन ये है कि जब हम अधिवर्ष 29 दिन का लेके चलते हैं और साधारण वर्ष 28 का होता है, वहीं एक दिन का फॉल्ट आता है और वहीं से कैलेंडर रिपीट नहीं करता है। तो आपको ये करना है कि कैलेंडर पूरे वर्ष रिपीट करेगा फरवरी, अधिवर्ष का साधारण वर्ष में फरवरी तक रिपीट करेगा, अधिवर्ष टू अधिवर्ष पूरे वर्ष रिपीट करेगा, और साधारण वर्ष टू साधारण वर्ष पूरे वर्ष रिपीट करेगा। ठीक है, अब इसका एक तरीका भी है। तरीके का प्रोसीजर तो थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए हम आपको शॉर्ट में बताते हुए चलते हैं कि लीप ईयर आफ्टर
1 year after leap year, 2 year after leap year और 3 year after लीप ईयर। यानी अगर कोई लीप ईयर का कैलेंडर है तो प्लस 28 वर्ष बाद ये रिपीट करता है। लीप ईयर के 1 साल बाद का कोई वर्ष है तो वो 6 वर्ष बाद रिपीट करता है। लीप ईयर के 2 साल बाद का कैलेंडर है तो वो 11 वर्ष बाद रिपीट करता है। और लीप ईयर के 3 साल बाद का कोई कैलेंडर है तो वो भी 11 वर्ष बाद रिपीट करता है। देखिए जैसे 2000 सन 2000 लीप ईयर है क्योंकि 400 से भाग देके कट जाएगी। 2000 सन 2000 का जो कैलेंडर है ये प्लस 28 वर्ष बाद सन 2028 में रिपीट करेगा पूरे वर्ष। 2000 कैलेंडर 2028 में, अगर मान लीजिए 2001 1 वर्ष बाद लीप ईयर के 2001 जो है लीप ईयर के 1 साल बाद का वर्ष है तो इसका जो कैलेंडर रिपीट करेगा प्लस है, यानी 2007 में सन 2007 में रिपीट करेगा। अगर हम लें 2002 ये लीप ईयर के 2 साल बाद का है तो ये प्लस 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा 2013 में। और इसी तरह से 2003 लें तो आप देखेंगे 2003 लीप ईयर के 3 साल बाद का वर्ष है तो ये भी 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा 2014 में। सन 2014 में कैलेंडर रिपीट करेगा। तो ये है होल ईयर रिपीटेशन। लेकिन अभी हम आपको दिखाएं, ये नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। बस आपको इतना याद रखना, लीप ईयर का 28 साल बाद, लीप ईयर के 1 साल बाद का कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट करता है, लीप ईयर के 2 वर्ष बाद का कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट करता है और लीप ईयर के 3 वर्ष बाद का कैलेंडर भी 11 वर्ष बाद ही रिपीट करता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हमें रीजन बताना है, बस थोड़ा सा रीजन देख लीजिए। देखिए एक वर्ष में, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 7 से भाग देते हैं तो साधारण वर्ष मिलता है, 7 से भाग देते हैं तो विषम दिन मिलता है एक। और एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, क्योंकि अधिवर्ष 366 दिन का होता है और जब हम भाग देंगे 7 से तो 2 बचेगा शेष, और वो 2 शेष जो होगा वो विषम दिन होगा। अब अगर उठाते हैं, मान लीजिए सन 2001 1 जनवरी, ऐसे करते हैं, 1 जनवरी सन 2001 को यदि संडे रहा होगा, मान लेते हैं संडे, तो देखिए एक बात और आपको यहां ध्यान रखना है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर साधारण वर्ष में, 1 जनवरी और 31 दिसंबर एक ही दिन होते हैं। अगर 1 जनवरी को मान लिया संडे माना तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, संडे होगा, यदि वो साधारण वर्ष है तो। अधिवर्ष है, अगर 1 जनवरी को आप संडे लेते हैं तो
तो 31 दिसंबर को मंडे होगा। ठीक है, यानी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक जैसा होता है। अधिवर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। और 1 जनवरी इस साल के पहले जनवरी और अगले साल के पहले जनवरी अगर अधिवर्ष है तो उसमें एक दिन का अंतर होता है, यानी कैलेंडर एक दिन आगे खिसकता है। अगर मान लीजिए साधारण वर्ष 2001 साधारण वर्ष है और 1 जनवरी संडे है तो 1 जनवरी सन 2002 को मंडे होगा। ठीक है, अब जिस वर्ष 1 जनवरी को संडे पड़ेगा वही वर्ष उसके बाद उसी वर्ष वाला कैलेंडर रिपीट करेगा। फिर 1 जनवरी 2003 को ट्यूसडे होगा, 1 जनवरी 2004 को वेडनेसडे होगा, 1 जनवरी 2005 को थर्सडे होगा, 1 जनवरी 2006 को 1 जनवरी 1 को संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, सॉरी यहाँ 2004 है तो 2004 में वेडनेसडे, 2005 में देखिए ये लीप ईयर आ गया तो एक दिन और एक्स्ट्रा आगे किसके यहाँ थर्सडे नहीं होगा, यहाँ फ्राइडे होगा, क्योंकि 2004 में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अगर वही पैटर्न आते तो थर्सडे आता, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा आने से ये एक दिन और आगे खिसक के फ्राइडे हो जाता है। 1 जनवरी 2006 को सैटरडे हो जाएगा और 1 जनवरी 2007 को संडे हो जाएगा। और देखिए 2007 में जाते जाते पहला दिन और अंतिम दिन रिपीट कर रहा है। और एक चीज और देखना है कि ये और ये दोनों साधारण वर्ष है, इसीलिए इस दोनों वर्ष का जो पूरे वर्ष का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यदि मान लीजिए ये अगर साधारण वर्ष होता और ये लीप वर्ष होता और दिन मैच करते तो साधारण और लीप अलग अलग होने के कारण केवल फरवरी तक का कैलेंडर रिपीट करता, फरवरी के बाद कैलेंडर रिपीट नहीं करता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि होल ईयर कैलेंडर तभी रिपीट करेगा जब दोनों वर्ष के टाइप सेम होंगे, यानी लीप ईयर का लीप ईयर में रिपीट करेगा, साधारण वर्ष का साधारण वर्ष में। तो फिलहाल आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम कैलेंडर के दूसरे पार्ट में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। आज हमने बस कोशिश करा है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। अगले टर्म में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराएंगे आपको, और आप पूरे टॉपिक को, हमारे दूसरे भी भाग को अगर आप पूरी तरह देखते हैं तो निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कैलेंडर में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कैलेंडर पूरी तरीके से आपकी तैयार हो जाएगी, लेकिन बशर्ते आप लगातार स्टडी में बने रहें, लगातार वीडियो जो भी हम डाल रहे हैं उसको देखते रहें, दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। धन्यवाद।